दोस्तों, जीवन में पैसा कितना जरूरी है ये शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है। और जहां ये लोग कहते हैं कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, उन्हें जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स और मुकेश अंबानी को देखने के बाद सड़क पर जीवन बिताने वाले लोगों पर भी एक नजर डाल लेनी चाहिए। यकीनन आप पैसे का महत्व समझ जाएंगे। आज के इस जमाने में बिना पैसे के जीना लगभग नामुमकिन है। जीने के लिए पैसा उतना ही जरूरी चीज है जितना कि हवा, पानी और खाना। यही वजह है कि आज भिखारी से लेकर बिलियनियर तक हर कोई पैसे को पाना चाहता है। ये एक कागज का टुकड़ा नहीं है। इस पैसे में इतनी ताकत है कि कभी जंगलों में रहने वाला इंसान आज आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। पर इस पैसे की शुरुआत कैसे हुई, कभी सोचा है? ये कब बना, कहाँ बना, कैसे इसने लोगों को अपना गुलाम बना दिया? और सबसे जरूरी, पैसा क्या है? What is money? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्तों। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, तैयार हो जाइए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। लेकिन शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए एक इंसान के पास कितना पैसा होना चाहिए? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, या उसकी कोई गिनती नहीं है? आपकी अकॉर्डिंग आपकी लिमिट क्या है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आपकी जिंदगी बहुत आरामदायक और बढ़िया हो जाए? चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर इस वक्त पूरी दुनिया में कितना पैसा है? मतलब अगर पूरी दुनिया के पैसों को इकट्ठा भी करने हैं तो कितना पैसा हो जाएगा? चलिए हम आपको बता देते हैं। वो है 36.8 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, ये सिर्फ वो पैसा है जो नजर आता है। जो नजर नहीं आता है वो है 1300 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 1.3 क्वाड्रिलियन डॉलर्स। अब सवाल ये है कि इतना पैसा आया कहाँ से? पैसे को किसने बनाया और क्यों बनाया? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए आपको जाना होगा आज से 17,000 साल पहले, यानी कि 15,000 BC में, जब दुनिया में पैसे का कोई नामो निशान ही नहीं था। उस समय इंसान छोटे छोटे कबीलों में ही रहते थे। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था खुद को जिंदा रखना। इसके लिए वो शिकार किया करते थे। लेकिन हर दिन उतना शिकार मिल पाना जिससे उनके पूरे कबीले का पेट भर जाए, ये पॉसिबल नहीं होता था। पर भूख को कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। इनकी भूख ही थी जिसने इस कबीले को दूसरे कबीले से जोड़ा, और ये एक दूसरे से चीजों का आदान प्रदान करने लगे। ये अपने हथियारों के बदले ताज़ा मांस लेते थे और इसी तरीके से बार्टरिंग सिस्टम शुरू हुआ, यानी एक सामान के बदले दूसरा सामान को देना। रिसर्चर्स की मारे तो इस बार्टर सिस्टम की शुरुआत करने वाले मेसोपोटामियन ट्राइब्स थे, जो साउथ वेस्ट एशिया का मेसोपोटामिया रीजन में रहा करते थे। आज के समय में यहाँ इराक है। बार्टर सिस्टम ने लोगों के अंदर कई तरीके के परिवर्तन लाए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था ट्रेड। अब लोग एक दूसरे से ट्रेड करने लगे थे। जो लोग एक समय अपने भोजन के लिए एक दूसरे का खून करने पे तुले हुए थे, वो अब व्यापार करने लगे थे। इसी के साथ समय बीतता गया और आबादी बढ़ती गई। हजारों साल बाद जब लोग शिकार के साथ साथ अनाज उगाने लगे तो उन्हें बार्टरिंग सिस्टम में कई तरीके की खामियां देखने को मिली। आबादी अधिक होने की वजह से उन्हें ये याद रखने में कठिनाई होने लगी कि किस इंसान को उन्होंने क्या दिया था और किससे क्या लेना है। इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने मिट्टी के टुकड़ों के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, जिससे अकाउंटिंग की शुरुआत हुई। अभी भी बार्टर सिस्टम में कई तरह की खामियां थी, जिसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि बार्टरिंग सिस्टम में 2 लोगों की रजामंदी जरूरी होती थी, क्योंकि कई बार ट्रेड करते समय एक इंसान को तो उसकी जरूरत का सामान मिल जाता था, लेकिन अगले व्यक्ति को वो चीज़ नहीं चाहिए होती थी जो सामने वाला उसे दे रहा है। इसीलिए एक समय के बाद इस तरह से ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पैसे को जन्म दिया गया। लेकिन ये वो पैसा नहीं था जो आज आप और मैं इस्तेमाल करते हैं। ये थी कमोडिटी मनी, यानी कि उस समय के इंसानों ने हर उस चीज़ को पैसे की तरह इस्तेमाल किया जो मूल्यवान थे, जो हर किसी के इस्तेमाल में आ सकती थी। जैसे पालतू जानवर, इसमें एक गाय, भैंस, बकरी, गधा शामिल थे। इसके अलावा हथियार जैसे चाकू, कुल्हाड़ी, तीर, तलवार आदि। साथ ही जानवरों की खाल, नमक, मोर के पंख, अल्कोहल। उसके बाद इंसानों को भी दासों के रूप में कमोडिटी मनी में शामिल कर लिया गया। कमोडिटी मनी ने ट्रेड को आसान तो कर दिया, लेकिन इसकी भी एक कमी थी। इसमें हर व्यक्ति अपनी चीज को सामने वाली की चीज से अधिक मूल्यवान बताने लगा, जिससे एक बार फिर से ट्रेड करना मुश्किल हो गया। इसलिए अब एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो सभी कमोडिटी मनी की चीजों की कीमत तय कर सके।
और लोगों के इसी ज़रूरत ने मेटालिक मनी की शुरुआत की। आज से 2600 साल पहले 600 बीसी में एंशिएंट ग्रीस में मेटालिक मनी की शुरुआत हुई। वहाँ सोना और चांदी को मिक्स करके कॉइन्स बनाए गए। इन कॉइन्स के ऊपर शेर या बैल के चित्र अंकित होते थे। दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा, यह है दुनिया का सबसे पहला सिक्का, द लाइडन स्टार्टर। इस सिक्के के बारे में कहा जाता है कि ये प्राचीन ग्रीक के सिक्के से पहले के हैं। आपकी नॉलेज में बता दें कि दुनिया में सिक्के बनाने की शुरुआत सबसे पहले चीन में 1000 बीसी में हुई थी। चीन के लोग उस समय पीतल और तांबे के सिक्के बनाते थे, लेकिन हर एक राजा, हर एक शासन अपने नाम के सिक्के निकालना शुरू कर, जिससे दुनिया का हर एक शख्स सिक्कों का इस्तेमाल करने लगा। इन सिक्कों ने ट्रेड में क्रांति ला दी। जैसे देखा जाए तो मेटल मनी भी कमोडिटी मनी का ही हिस्सा थी। फिर समय आया 500 बीसी का, जब ओवरसीज ट्रेडिंग अपने पीक पर थी। उस समय व्यापार इन्हीं सिक्कों के जरिए होता था, लेकिन इन सिक्कों की सबसे बड़ी कमी इनका वजन थी। वजन अधिक होने के साथ साथ ये समुद्री जहाज में बहुत अधिक जगह लेते थे। इन्हें ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत अधिक समय लगता था। इस वजह से इनके चोरी होने का भी खतरा बढ़ गया था। इन्हें गिनने में भी काफ़ी कठिनाई आती थी। इसीलिए अब सिक्कों की जगह पर एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई जो वज़न में हल्के हो और जो आसानी से स्टोर और काउंट किए जा सके। वैसे ही ये कहावत आपने सुनी होगी दोस्तों कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और यही पेपर मनी के साथ में हुआ। लोगों की ज़रूरतों ने पेपर मनी को जन्म दिया। साल 1289 में मंगोल चाइना का शासक, जो कि चंगेज खान के पोते थे, कुबला खान ने बार्क ट्री की छाल से सबसे पहले पेपर मनी को बनाया। इस पेपर मनी को उस समय IOU यानी कि IOU कहा गया, जिसका मतलब था कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। यानी कि जब तुम इस पेपर मनी को वापस करोगे तब तुम्हारे बेशकीमती हीरे जवाहरात तुम्हें वापस मिल जाएंगे। लेकिन लोगों ने इस कागज़ को बदलने की जगह उसी से ट्रेड करना शुरू कर दिया और समय के साथ साथ ये पेपर मनी चाइना के बाहर फैल गया। अब लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा IOU यानी कि पेपर मनी को पाने की होड़ लग गई। इसी समय बैंक भी अस्तित्व में आए थे, जो लोगों से उनके सोने चांदी हीरे लेकर उन्हें पेपर मनी देने लगे, क्योंकि पेपर मनी एक ऐसी चीज़ थी जिससे वो जितना चाहे उतना छाप सकते थे और लोग इसे लेना चाहते थे क्योंकि सोना चांदी के चोरी होने का डर लगा रहता था। कुछ समय बाद ये मिनी बैंक लोगों को IOU उधार देने लगे, जिससे पूरी दुनिया में पेपर मनी की बारिश होने लगी। पेपर मनी की अधिकता ने इन्फ्लेशन को जन्म दिया, यानी कि महंगाई आ गई। जो सामान 1 IOU में मिलता था वो अब 10 IOU में मिलने लगा। बैंकों में उतने सोने के सिक्के नहीं थे जितने कि शहर भर में पेपर मनी मौजूद थी। इस बात की खबर जब लोगों को हुई तो वे अपने सिक्कों को लेने के लिए बैंकों की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन बैंक्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। अब लोगों का बैंक्स पर से भरोसा उठ गया। लोगों के पास जो बचे कुछ सिक्के थे वो उसे अपने पास घर पर छुपा कर रखने लगे। पैसे का सर्कुलेशन भी अब पहले से कम हो गया, जिससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। फिर समय आया 1816 का, जब ब्रिटेन ने एक नए लॉ के तहत यह अनाउंसमेंट किया कि अब उनके पास जितना गोल्ड होगा वो उतने ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई नहीं बढ़ेगी और कर्ज भी एक लिमिट में ही दिया जाएगा। इस तरीके से ब्रिटेन ने अपने पेपर मनी को गोल्ड के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कर दिया और कुछ समय में ब्रिटेन को देखकर बाकी सारी कंट्रीज ने भी अपने पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कर दिया। जिसके बाद साल 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड्स को अपना लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसके आगे जो होने वाला था वो काफ़ी भयानक था। दोस्तों, देश में जब पैसा ज़्यादा होता है तो इन्फ्लेशन होती है, यानी महंगाई बढ़ती है, लेकिन जब पैसा कम होता है तो डिफ्लेशन होती है, जो महंगाई से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और साल 1930 में यही हुआ। USA में डिफ्लेशन हो गया क्योंकि चीज़ों की कीमत कम होने की वजह से कंपनी इतना पैसा नहीं कमा पा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी दे सके। ऐसी सिचुएशन में लोगों के पास नई जॉब थी और ना ही पैसा था। इसके बाद इस मुसीबत से बचने के लिए साल 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने गोल्ड और डॉलर के कनेक्शन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इससे बैंक्स के पास उनकी फिर से पुरानी ताकत लौट आई और अब वो फिर से धड़ल्ले से नोट छापने लगे। और फिर कुछ समय बाद इन्फ्लेशन की नौबत आ गई, जिसे कंट्रोल करने के लिए एक बार फिर से अमेरिका ने सेंट्रल बैंक FED की स्थापना कर दी, जिसका काम ये रेगुलेट करना था कि देश में पैसा ना तो ज़्यादा हो और ना ही कम हो, लेकिन वो पैसा यानी IOU जिसे लोग गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे, अब वो एक कागज़ का टुकड़ा बन के रह गया था, जिसे फियाट मनी कहा गया।
दोस्तों दुनिया में जितनी भी करेंसीज हैं वो सब फिएट मनी है। फिएट मनी यानी कि वो करेंसी जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, लेकिन सरकार द्वारा लीगल टेंडर्स यानी कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसीलिए ये कागज की करेंसी हमें वो सब कुछ दिलाती है जिसे हम चाह रखते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको काफी कुछ जानने और समझने के लिए मिला होगा। दोस्तों इस तरीके के टॉपिक पे अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। और अगर इस वीडियो में आपने कुछ नया जानने सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करो दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप मिस ना करें दोस्तों। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक मेरे दोस्तों ये 2 वीडियो नहीं देखे तो प्लीज इनको देख लेना। फिर मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।